हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिला दर्शन की सीरीज के अंदर आज अपना तीसरा जिला है, जिसके अंदर मैं आपको बीकानेर जिले के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने का थोड़ा मोटिवेशन मिले, ताकि और साथ में दूसरे लोगों तक ये वीडियो भी पहुँचे। तो हम शुरू करते हैं बीकानेर का ज़िला। तो बीकानेर के ज़िले के अंदर सबसे पहले इसके उपनाम के बारे में देखें तो इसको जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम आगे शुरुआत करते हैं बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर का प्राचीन नाम है जांगल प्रदेश और इसका शुभंकर भट्ट तीतर, जिसको रेत का तीतर भी कहा जाता है। इधर आप इसको फोटो में देख सकते हैं। और बीकानेर को उपनाम ऊन का घर है, जबकि इसका प्राचीन नाम जांगल प्रदेश है। इसके अलावा भी बीकानेर के अंदर जूनागढ़ प्रशस्ति है, जिसको राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये जूनागढ़ द्वार पर लगी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह जी को राजपुताने का करण भी कहा था। इन सब चीजों को क्विक रीजन के अंदर देखते हैं कि प्राचीन नाम जांगल प्रदेश, शुभंकर भट्टीतर और उपनाम उनका घर कहा जाता है। इसके बाद में आगे हम इस देखें तो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, यानी इसका जो इतिहास है, उसके अंदर सबसे पहले हम नाम आता है राव बीका का। राव बीका जी के द्वारा 1465 के अंदर बीकानेर की नींव रखी गई। बीकानेर की नींव कब रखी गई? 1465 के अंदर। और उसके बाद में 12 अप्रैल 1488 को आखा तीज पर बीकानेर शहर विधिवत रूप से व्यवस्थित रूप से बसाया गया। तो राव बीका के द्वारा 1465 के अंदर बीकानेर की नींव रखी गई और 1488 के अंदर बीकानेर शहर बसाया गया। राव लूनकरण का नाम आता है। इनको कलयुग का करण कहा जाता है और यह उपाधि इनको बिट्टू सूजा के द्वारा दी गई थी। इनको अपने ग्रंथ राव जयसी रोचन के अंदर इनको कलयुग का करण कहा गया था। उसके बाद में तीसरे नंबर पर नाम आता है राव जेतसी का। राव जेतसी का नाम बीकानेर इतिहास के अंदर इसलिए फेमस है कि इनके समय पहोबा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1541 से 42 के मध्य हुआ। ये राव जेतसी और जेता व कुंपा, जो मालदेव के सेनापति थे, उनके मध्य हुआ था। और इसके अंदर मालदेव के सेनापति यानी जेता व कुंपा विजयी हुए थे। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो राव कल्याणमल का नाम आता है। राव कल्याणमल का बीकानेर के इतिहास के अंदर इसलिए नाम आता है कि इन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के अंदर राजा पहले राव कल्याणमल ही थे। और 1570 के अंदर जो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, उसके अंदर भी भागीदारी राव कल्याणमल के द्वारा थी। और प्रथम शासक जिसने बीकानेर के इतिहास के अंदर प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि कर ली थी। इसके बाद में मैं आगे बात करती हूँ पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। इनके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी री ये ग्रंथ लिखा गया था। और कवि दूसा आडा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद और 19वां पुराण भी कहा है। तो मोटी मोटी बात है कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। और वेली कृष्ण रुक्मणी री इन्होंने ग्रंथ लिखा था। कवि दूसा आडा ने इस ग्रंथ को पांचवा वेद व 19वां पुराण कहा है। उसके बाद में शासकों के अंदर आगे नाम आता है करण सिंह का। करण सिंह को जंगलदर बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। यह उपाधि इनको औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और इसके बाद में इनकी कार्यकाल के अंदर एक बात और भी फेमस है कि इनके टाइम पर मतीरे की राड़ हुई थी, जो बहुत ज्यादा बीकानेर के इतिहास के अंदर फेमस है कि 1644 के अंदर जो मतीरे की राड़ हुई थी, उसमें करण सिंह और अमर सिंह, नागौर के राजा अमर सिंह, इनके मध्य यह हुई थी। और इसके अंदर करण सिंह विजेता माने जाते हैं। और इसके अलावा करण सिंह के दरबारी कवि थे गंगाधर मैथिली। तो करण सिंह के बारे में जंगलदर बादशाह की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। 1644 के अंदर मतीरे की राड़ हुई थी करण सिंह और अमर सिंह के मध्य। करण सिंह इसके विजयी हुए थे और करण सिंह के दरबारी कवि गंगाधर मैथिली थे। इसके बाद में इतिहास के आगे शासकों के अंदर नाम आता है महाराजा अनूप सिंह का। महाराजा अनूप सिंह का काल कला व साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इन्होंने खुद ने भी बहुत सी कविताएं लिखी थी और इसके साथ इनके जो दरबारी कवि थे उनके द्वारा भी बहुत सी कविताएं लिखी गई थी। तो इनको सबसे बड़ी बात है कि माही मरातिव की उपाधि प्राप्त थी, यह भी औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और इनके प्रमुख ग्रंथ, अनूप सिंह जी के प्रमुख ग्रंथ थे अनूप विवेक, गीत गोविंद टीका और काम प्रबोध। और इनके काल के अंदर मेन इंपॉर्टेंट बात है कि उस्ता कला का सर्वाधिक विकास किसके काल के अंदर हुआ था? अनूप सिंह के काल के अंदर हुआ था। और अनूप सिंह के दरबारी कवि थे भाव भट्ट। अनूप सिंह का क्विक रीजन करते हुए
इनका काल कला व साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। उस कला का विकास सबसे ज़्यादा इनके काल में हुआ था। माही मराठीव की उपाधि औरंगज़ेब के द्वारा दी गई थी। भाव भट्ट इनके दरबारी कवि थे। अनूप विवेक, गीत गोविंद टीका और काम प्रबोध इनके ग्रंथ थे। इसके बाद में इतिहास के अंदर आगे नाम आ जाता है महाराजा सूरत सिंह का। महाराजा सूरत सिंह बीकानेर के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा इसलिए फेमस है कि इनके टाइम में इन्होंने भटनेर पर 1805 के अंदर आक्रमण किया था और भटनेर पर आक्रमण करने के बाद में इनका इसका नाम हनुमानगढ़ भी सूरत सिंह के द्वारा रखा गया था और इनके काल में 1814 के अंदर चूरू के किले पर आक्रमण हुआ तो उसके अंदर चांदी के गोले दागे गए थे। सूरत सिंह के काल के अंदर ही चांदी के गोले दागे गए थे। उसके बाद में आगे राजाओं में नाम आता है महाराजा सरदार सिंह का। तो महाराजा सरदार सिंह के सॉरी 1 मिनट। तो इनके आगे का नाम आता है महाराजा सरदार सिंह का। तो महाराजा सरदार सिंह के लिए काल के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 1857 की क्रांति थी जो, उसके अंदर महाराजा सरदार सिंह का नाम आता है। इस समय ये बीकानेर के शासक थे। जब 1857 की क्रांति थी उस समय यह बीकानेर के शासक थे और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ देने के लिए रियासत से बाहर गए थे। बाड़लू, पंजाब और हरियाणा में अपनी सेना लेकर ये चले गए थे। और इसके बाद में आगे बात आता है महाराजा गंगा सिंह। इनका बीकानेर के अंदर बहुत ही अच्छा यानी स्वर्ण काल भी आप इनके काल को मान सकते हैं। तो इनको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसको कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। और इसके अलावा इन्होंने 1921 में नरेंद्र मंडल के जो प्रथम चांसलर यही थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। अल्पायु के अंदर इन्होंने अपना शासन के अंदर राज्यकाल संभाला था। तो महाराजा गंगा सिंह के बारे में बात आती है तो अल्पायु के अंदर ये शासक बने थे। इनको आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। 1921 में नरेंद्र मंडल के ये प्रथम चांसलर भी थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद में आगे बात आ जाती है शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह के बारे में बात करें तो ये बीकानेर के अंतिम राजा थे। और ये क्यों फेमस है कि एकीकरण के समय कौन राजा थे बीकानेर के, तो महाराजा शार्दुल सिंह एकीकरण के समय राजा थे और बीकानेर के 30 मार्च 1949 को बीकानेर को राजस्थान के अंदर शामिल कर दिया गया था। उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्यों में 2 कर्णों के अंदर बात करें तो कलयुग का कर्ण कहा जाता है राव लूण कर्ण को, बिट्टू सूजा ने कहा था। इसके अलावा राजपुताने का कर्ण राय सिंह को कहा जाता है, तो यह मुंशी देवी प्रसाद को कहा गया था। और इसके बाद में आगे बात करें अपन तो करण सिंह को जंगलधर बादशाह की उपाधि प्राप्त थी। इनके काल के अंदर ही मतीरे की राड़ हुई थी। अनूप सिंह को माही मराठी की उपाधि प्राप्त थी। इनके उस्ता कला का विकास हुआ था। डिंगल का हेरोज पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। सूरज सिंह ने भटनेर पर आक्रमण किया था और हनुमानगढ़ इसका नाम रखा था। उसके बाद में ये बीकानेर के इतिहास से संबंधित बात होगी। इसके बाद में हम इसके भूगोल के बारे में बात करते हैं। इसमें भौगोलिक परिदृश्य के अंदर देखें तो ये पश्चिमी क्षेत्र के अंदर राजस्थान के अंदर इनका नाम आता है। तो बीकानेर का भौतिक प्रदेश में यह पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ रेतीली मिट्टी की सबसे ज्यादा प्रधानता पाई जाती है। वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ मुख्य रूप से शुष्क व उष्ण प्रकार की जलवायु और इसी तरह की मृदा पाई जाती है और कठोर वातावरण होने के कारण यहाँ मुख्यतः कंटीली झाड़ियों वाले या कंटीले वृक्ष ही पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे हम जल संसाधन के अंदर बीकानेर का नाम देखें तो बीकानेर के अंदर मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झील दोनों प्रकार की झील है। तो मीठे पानी के अंदर हम देखें तो कोलाय झील का नाम आता है और एक गजनेर झील का नाम आता है। ये दोनों बीकानेर के अंदर। उसके बाद में आगे बात करें तो इसके अंदर खारे पानी की झील के अंदर लूणकरसर झील का नाम आता है। यह खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन के लिए मानी जाती है। उसके बाद में हम पानी की झील के अंदर बात करें तो इसके अंदर गजनेर झील का और कोलाई झील दोनों का विस्तृत के बारे में बताया गया है कि गजनेर झील का निर्माण महाराजा गज सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको पानी का शुद्ध दर्पण या सुंदर दर्पण के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह दर्पण के समान चमकती है। अपने स्वच्छता के कारण परावर्तन के नियम के हिसाब से इसको पानी का शुद्ध दर्पण भी कहते हैं। उसके बाद में कोलायत झील की बात करें तो कोलायत के अंदर यहाँ 52 घाट बने हुए हैं। यह अपनी संस्कृति में यानी यहाँ कपिल मुनि जी की तपोभूमि है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कहा जाता है। कपिल मुनि का मंदिर भी यहाँ अवस्थित है और कपिल मुनि जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ भरता है। तो कोलायत झील अध्यात्म के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो बीकानेर की जीवन रेखा कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना, इसे बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है ये। और इसमें आगे बात करें तो यह भी इंदिरा गांधी नहर का एक हिस्सा है। शुष्क क्षेत्र में पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए
क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है बीकानेर पूरा, तो यहाँ पर पेयजल की जो आपूर्ति होती है वह इसी लिफ्ट नहर से होती है, इसीलिए इसको बीकानेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आगे हम फसलों पे बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से फसल एक मूंगफली है और एक चना होता है। मूंगफली का बीकानेर का लून कंसर्च एरिया बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो आधुनिक कृषि और नवाचार के रूप में बात करें तो यह बीकानेर के अंदर एक तो जैतून रिफाइनरी है, एक होजोबा और जोजोबा की परियोजना के रूप में देखें तो जैतून रिफाइनरी लून कंसर बीकानेर के अंदर है। और यह जज्जर एक एरिया है बीकानेर के अंदर, यहाँ प्रथम निजी क्षेत्र के अंदर जो होजोबा और जोजोबा की परियोजना स्थापित हुई थी वो जज्जर बीकानेर के अंदर हुई थी। उसके बाद में आगे हम बात करें वन्य जीव संरक्षण के अंदर बीकानेर के अंदर गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह क्यों प्रसिद्ध है? रेतीले तीतर जिसे बड़बड़ भी कहते हैं या भट्ट तीतर के नाम से जाना जाता है, जो जो बीकानेर का शुभंकर भी है। शुभंकर के कारण यहाँ गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर भट्ट तीतर ही सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। उसके बाद में आगे हम खनिज संपदा के अंदर बात करें तो बीकानेर के अंदर जिप्सम खनिज है, जो बीकानेर के अंदर जामसर और बिसरासर एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद में बेंटोनाइट भी बीकानेर के अंदर खनिज सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो खनिजों के अंदर बात करें तो एक तो आ गया जिप्सम और एक बेंटोनाइट, ये दो खनिज बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन के रूप में हम कोयले का देखें तो कोयले का सबसे लिग्नाइट आधारित कोयला बीकानेर के पलाना क्षेत्र के अंदर लिग्नाइट आधारित कोयला पाया जाता है, जिसे लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला भी कहा जाता है। उसके अलावा बीकानेर का बरसिंहसर क्षेत्र भी कोयले के खनन उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो कोयले के लिए दो क्षेत्र प्रसिद्ध है, एक तो पलाना और एक बरसिंहसर। जिस तरह खनिज जिप्सम के लिए जामसर वो दो एरिया प्रसिद्ध थे, उसी तरह कोयले के लिए पलाना और बरसिंहसर दो एरिया प्रसिद्ध है। उसके बाद में ऊन उद्योग के रूप में यानी बीकानेर को ऊन मंडी के नाम से भी, ऊन मंडी भी बीकानेर के अंदर है। तो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन बीकानेर के अंदर ही होता है। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में अवस्थित है। इसी के साथ ही केंद्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ही माना जाता है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। इसी तरह ऊन का विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो ऊंट के बारे में, तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा भारत की एकमात्र कैमल मिल्क डेयरी भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है और जोहड़बीड़ कैंपस के में स्थित है। जोहड़बीड़ कैंपस के अंदर जोहड़बीड़ के अंदर कैमल मिल्क डेयरी अवस्थित है। उसके बाद में अन्य अनुसंधान के अंदर देखें तो ये प्रश्न भी बहुत बार क्वेश्चन के अंदर आता है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, यानी बागवानी शब्द इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से आंसर बदल जाता है। लोग काजरी को समझकर इसका आंसर जोधपुर कर देते हैं, लेकिन यह बीचवाल बीकानेर के अंदर है, केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा गिद्ध संरक्षण केंद्र भी जोहड़बीड़ क्षेत्र के अंदर। जोहड़बीड़ के अंदर तीन चीज़ें फेमस है, एक तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, उसके अलावा एक कैमल मिल्क डेयरी भी जोधपुर के अंदर, और गिद्ध संरक्षण, पहला गिद्ध संरक्षण कंजर्वेशन एरिया भी जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान बीचवाल बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में आगे हम बात करें बीकानेर के अंदर तो क्विक रीजन के अंदर देखें तो जीवन रेखा कंवरसेन लिफ्ट लहर को कहा जाता है। प्रसिद्ध उपनाम के अंदर मूंगफली के अंदर प्रसिद्ध क्षेत्र लून कंसर है, जिसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। झील के अंदर देखें तो गजनेर को दर्पण झील यानी शुद्ध दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में आगे हम पक्षी के अंदर देखें तो रेती गजनेर अभ्यारण्य के अंदर भट्ट तीतर पाए जाते हैं, जिसे रेतीले तीतर भी कहा जाता है। और कोयले के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए पलाना और बरसिंहसर एरिया प्रसिद्ध है। अनुसंधान हब के अंदर जोहड़बीड़ बीकानेर प्रसिद्ध है, जिसमें ऊंट, ऊन और गिद्ध तीनों संरक्षण केंद्र जोहड़बीड़ के अंदर है। इसके अलावा बीचवाल बागवानी के लिए बीचवाल बीकानेर के अंदर केंद्रीय बागवानी अनुसंधान है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो ये हो गया पूरा भूगोल से संबंधित। अब हम बीकानेर में कला संस्कृति से संबंधित क्या क्षेत्र है वो बात करते हैं। बीकानेर में कला संस्कृति में सबसे पहले नाम आता है जूनागढ़ दुर्ग का, जिसको जमीन का जेवर या राती घाटी के जेवर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसका निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसको जमीन का जेवर या राती घाटी का किला भी कहा जाता है। यहाँ वास्तुकला के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर अगर पूछा जाए तो कहाँ है, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बार लिफ्ट का प्रयोग कहाँ किया गया था, जूनागढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। उसके बाद में आगे हम बात करें तो और लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये भी बीकानेर के अंदर है। देवी कुंड सागर की क्षत्रिया, जो बीकानेर के राज परिवार सदस्यों की क्षत्रिया मानी जाती है। तो प्रश्न आ जाए कि देवी कुंड सागर की क्षत्रिया कहाँ है, तो बीकानेर के अंदर इसका नाम आएगा।
उसके बाद में आगे हम बात करते हैं बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर के अंदर कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके अंदर बछावतों की हवेली आ जाती है। उसके बाद में डागा की हवेली, कोठारी या मोहता की हवेली, यानी ये चारों हवेलियों का नाम आ जाता है। तो ये कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। उसके बाद में आगे हम एक इम्पोर्टेंट है कि भांडाशाह जैन मंदिर कहाँ है, तो यह बीकानेर के अंदर है। इसका निर्माण भांडाशाह के द्वारा ही करवाया गया था। और मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से मंदिर के अंदर प्रथम बार घी का प्रयोग किया गया था जिसके निर्माण के अंदर, तो वो आ जाएगा भांडाशाह जैन मंदिर। इसके अलावा इसके अंदर 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें कि बीकानेर का देशनोक क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ करणी माता का मंदिर देशनोक के अंदर है। करणी माता के बारे में पूरी जानकारी मैंने फलोदी जिले के अंदर दे दी थी, क्योंकि उनका जन्म स्थान सुवाप गांव था, तो उस हिसाब से मैंने वहाँ इसकी जानकारी दे दी थी। उसके बाद में कोलायत का भी मैंने पहले बता दिया कि यहाँ कपिल मुनि जी के का है, तो यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता है। यहाँ मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय का भी नाम आता है। जसनाथी संप्रदाय की मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर के अंदर ही है। जसनाथी लोगों के इनके प्रवर्तक जसनाथ जी माने जाते हैं। नृत्य अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का इनके द्वारा उद्घोष किया जाता है। जसनाती संप्रदाय 36 नियमों की पालना करते हैं। इनका मेला आशीवन व माघ के माह में भरा जाता है। उसके बाद में आगे हम बात करें तो बीकानेर के अंदर बिश्नोई संप्रदाय का समराथल धोरा जो जाम्बू जी की तपोस्थली थी वो भी नोखा बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा मुकाम जो बिश्नोई संप्रदाय की मुख्य पीठ मानी जाती है वो भी नोखा बीकानेर के अंदर है। उसके अलावा इसके अंदर सिंहथल बीकानेर के अंदर संत हरि रामदास जी की पीठ सिंहथल बीकानेर के अंदर है, और यह राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है। तो ये सब लोक देवी देवताओं के अंदर बीकानेर किस तरह से नाम आता है, तो बिश्नोई संप्रदाय के अंदर बीकानेर का नाम आता है, राम स्नेही संप्रदाय के अंदर आता है, जसनाथी संप्रदाय के अंदर आता है, करणी माता में आता है। तो ये जिला दर्शन के अंदर यही है कि आपका इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल सभी इसी चीज़ से कवर हो जाए। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अलखिया संप्रदाय का भी स्थान बीकानेर ही माना जाता है। और इसके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं कि इसका संस्थापक कौन है। इसका संस्थापक है लालगिरी। और इन लालगिरी जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा था? अलख स्तुति प्रकाश ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अलखिया संप्रदाय आ जाएगा, या यह इसके संस्थापक कौन थे? लालगिरी थे। इसका स्थान कौन सा है? बीकानेर है। तो 4 क्वेश्चन इसके अंदर मोटे 3 क्वेश्चन ही बनते हैं कि अलखिया संप्रदाय कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, संस्थापक लालगिरी है, और प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश है। उसके बाद में आगे हम बात करें उस्ता कला के अंदर किस तरह बीकानेर का नाम आता है, तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी को ही उस्ता कला कहा जाता है। इसका मैंने आपको अनूप सिंह पढ़ाया था, उस टाइम बताया था कि स्वर्णकाल अनूप सिंह का माना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता है, इनको 1986 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया था। उसके बाद में आगे हम बात करें अल्लाह जिला भाई भी बीकानेर से संबंधित है। तो अल्लाह जिलाबाई के द्वारा मरु को किला भी इनको कहा जाता है। इनका प्रसिद्ध गीत था केसरिया बालम। इसके अलावा रम्मत लोक नाट्य के अंदर बीकानेर और जैसलमेर दोनों का नाम आता है, क्योंकि शुरुआत जैसलमेर से हुई थी, लेकिन इसको प्रसिद्धि बीकानेर का रम्मत लोक नाट्य बहुत प्रसिद्ध है। क्योंकि यहाँ की पाटा संस्कृति के अंदर जो रम्मत लोक नाट्य किया जाता है वो फेमस माना जाता है। उसके बाद में आगे हम संस्कृति के अंदर बात करें तो साहित्य और अभिलेखागार के अंदर देखें तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार जिसकी स्थापना 1955 के अंदर पहले जयपुर के अंदर हुई थी, फिर 1960 के अंदर इसको बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार अब पूछा जाए तो कहाँ है? 1900 बीकानेर के अंदर मूल रूप से पहले इसको जयपुर स्थापित किया गया था। उसके बाद में आगे हम राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृत अकादमी देखें तो 1983 के अंदर यह बीकानेर के अंदर ही है। और जागती जोत पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा जागती जोत पत्रिका का संपादन किया जाता है। उसके बाद में राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी भी बीकानेर के अंदर है, जो गंगा पत्रिका प्रकाशित करती है। उसके बाद में एक नज़र के अंदर इसके अंदर देखें तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह के द्वारा किया गया था। राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थापना 1955 के अंदर जयपुर के अंदर हुई थी, फिर 1960 के अंदर बीकानेर के अंदर स्थापित है। उसके बाद में राजस्थान भाषा अकादमी 1983 के अंदर बीकानेर के अंदर जागती जोत पत्रिका प्रकाशित किया जाता है। 1986 के अंदर हिसामुद्दीन उस्ता को पद्मश्री दिया गया था। उस्ता कला के प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद में
बीकानेर का लोक नाट्य रम्मत प्रसिद्ध है। इसकी रम्मत की पाटा संस्कृति बीकानेर की संप्रदाय कहा जाता है। तो इनका अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। 36 नियमों की पालना की जाती है। अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह का उद्घोष किया जाता है। इस तरह ये बीकानेर जिला दर्शन पूरा कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे